हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, जैसे ही पॉल के पास एंटीडोट की इन्फॉर्मेशन आती है, वो स्मोक घोस्ट को बोला तुम इसको मार सकते हो। स्मोक घोस्ट बोला तुमने बिल्कुल सही कहा, इस जैसा बंदा जीना डिजर्व नहीं करता। वो अपनी स्मोकिंग पाइप की हेल्प से सनडेली के सोल को खत्म कर देता है। सोल के खत्म होने के साथ सनडेली की बॉडी काफी कांपने लगती है। सनडेली सोच रहा होता है, अगर मुझे पता था कि ये सब होने वाला है तो मैंने ये रास्ता बिल्कुल नहीं चुना होता। पॉल को हमें व्हाइट सोल घोस्ट मिल जाता है और वो उसके अंदर से घोस्ट भी निकाल लेता है। पॉल बोलता है अब मैं यहाँ पे एनएन को सेव कर सकता हूँ। उसके बाद पॉल बोलता है ब्रदर स्मोक घोस्ट, तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू, अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। स्मोक घोस्ट बोलता है तुम्हें थैंक यू करने की जरूरत नहीं, ये काम मेरे लिए बहुत ज्यादा ईजी था। उसके बाद स्मोक घोस्ट बोलता है आखिर इन दोनों एजेंट का क्या। पॉल बोलता है ब्रदर स्मोक घोस्ट, तुमने मेरी काफी हेल्प करी है, इसीलिए तुम यहाँ पे इन लोगों को लेके जा सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं गैम्बलिंग घोस्ट और स्मोक घोस्ट उन तीनों बॉडी को लेके जाने लगते हैं। लिटिल फैटी बोलता है पॉल आके सिक्योरिटी ब्यूरो क्या दिक्कत है, वो आके तुम्हारे पीछे क्यों लगे हुए हैं। पॉल बोलता है उन्हें यहाँ पे लगता है कि मैं सील डीमन किंगडम से हूँ। आओ जी बोलता है शायद से वो लोग तुमको सील डीमन किंगडम का डिसेंडेंट समझते हैं। मेरे फादर जब काफी ज्यादा यंग थे तब वो सील डीमन किंगडम में जाते थे ताकि वो वहाँ पे हेयर कट कर सके। वहाँ के लोग काफी ईमानदार और अच्छे थे, लेकिन पता नहीं आखिर क्या हुआ कि जो किंगडम वालों ने उनके खिलाफ वॉर कर दी और सील डीमन किंगडम के फॉल होने के बाद वहाँ के सर्वाइवर को पकड़ लिया गया। उनमें से काफी सारे लोगों को प्रिजन में डाल दिया गया और वहीं कुछ को मार दिया गया। सिक्योरिटी ब्यूरो वाले मिलिट्री वाले उनको लगातार ढूंढते रहते हैं। लिटिल फैटी बोलता है लेकिन आखिर से पॉल का क्या लेन देना। पॉल बोलता कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी फैमिली सील डीमन किंगडम से हो, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स है वो तो नॉर्मल फार्मर्स है, आखिर वो सील डीमन किंगडम से कैसे हो सकते हैं। लेकिन फिर सिक्योरिटी ब्यूरो वाले मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। पॉल बोलता वैसे आओ जी तुमने भी हमें सिक्योरिटी ब्यूरो के ऊपर अटैक किया, या सिक्योरिटी ब्यूरो ने तुम्हें भी ऑफेंड किया है। आओ जी बोलता नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा उनसे कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, लेकिन वो लोग वहाँ पे तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे थे और मैं वहाँ पे चुपचाप खड़े होकर नहीं देख सकता। और यहाँ पे सनडेली के सारे गलत काम करने सुन के लग रहा है कि मैं उनको काफी इजी चला गया। वो कमीने यहाँ पे एविल स्पीड से भी ज्यादा बुरे हैं। पॉल बोलता है आओ जी तुमने मेरी काफी हेल्प करी, अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी जरूरत हो तो प्लीज तुम मुझे बताना, तुम्हारे ब्रदर पॉल तुम्हारी पक्का हेल्प करेगा। तभी हमें सिक्योरिटी ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदा गाँव लॉन्च में बता रहा होता है, वहाँ पे हमने 5 सर्च टीम को भेजा लेकिन सिर्फ एक ही टीम वापस लौटी। वहाँ पे उन लोगों को डिप्टी डायरेक्टर सनडेली की चीजें मिली, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए काफी बैड न्यूज हो। गाँव लॉन्ग बोलता है ठीक है मैं समझ गया, अब तुम यहाँ जा सकते हो, मुझे थोड़ा आराम करना है, मैं यहाँ पे अकेले बैठ के कुछ सोचना चाहता हूँ। गाँव लॉन्ग की वॉइस से फील हो रहा होता है कि उसे यहाँ पे हार के काफी डर लग रहा है। इस घोस्ट डोमेन ट्रायल की हेल्प से वो पॉल के पीछे के बैकग्राउंड पता करना चाहता था, लेकिन जैसा उसने प्लान किया था चीजें बिल्कुल वैसी नहीं गई। इस प्लान के चक्कर में डिप्टी डायरेक्टर सनडेली मारे गए, वहीं पे बहुत सारे बच्चों को भी जान गंवानी पड़ी। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि हायरा मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। गाँव लॉन्ग काफी फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है और उसके दिमाग में बार पॉल की हंसती हुई इमेज आ रही होती है। तभी हम देखते टाइम कंप्लीट हो चुका था और वो घोस्ट डोमेन ट्रायल खत्म होने वाला था। पॉल और बाकी सारे लोग वहाँ पे एंट्रेंस से पहुंच चुके थे। जब वो लोग अंदर की तरफ गए थे तो वो लोग सॉस जा रहे थे, लेकिन बाहर आने पता चला कि वो लोग 30 से भी कम बचे हैं। वहीं हम देखते स्नो फिनिक्स एकेडमी का बंदा बोल रहा होता है ये शायद सेकंड ग्रेड के एकेडमी वाले इन लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। देखो या फिर तो इन लोगों का पूरा ग्रुप ही खत्म हो चुका है, या फिर ये लोग काफी इंजर्ड है। यहाँ पे सिर्फ हमारी टीम ऐसी है जिसको कोई भी दिक्कत नहीं हुई, हम लोग यहाँ पे किसी भी नहीं हारे और हम लोग के पास बहुत सारा लूट भी है। वैसे भी सेकंड ग्रेड एकेडमी वाले हमसे कंपेयर कैसे कर सकते हैं, हम एक टॉप ग्रेड की एकेडमी है, हमारा नाम है स्नो फिनिक्स एकेडमी। तभी हम देखते पॉल बोलता है काफी कमाल की बात है आपकी टीम में से एक भी बंदा इंजर्ड नहीं हुआ, आखिर आप लोगों ने कैसे किया, क्योंकि वो जो सिटी थी वो काफी खतरनाक थी, उसके अंदर सर्वाइव करना काफी मुश्किल था। आप हमारे साथ में कुछ टिप्स तो शेयर कीजिए। वो बंदा बोलता सिर्फ बेवकूफ लोग होंगे जो कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर गए थे, हम वहाँ पे सिटी के अंदर नहीं गए, हम सिर्फ बॉर्डर्स पे रहे, इसलिए हमको वहाँ पे ज्यादा पावरफुल घोस्ट नहीं मिले और हमने वहाँ पे बहुत सारे घोस्ट बीट भी इकट्ठा कर लिए। उसके टीममेट लगातार कैप्टन की तारीफ कर रहे होते हैं कि कैप्टन आप काफी होशियार हैं, आप हमको यहाँ तक सेफली लेके आ गए, हम लोग यहाँ पक्का जीतने वाले हैं क्योंकि हमसे घोस्ट बीट किसी का नहीं होगा। वो बंदा हंसते हुए पॉल को बोलता है तुम एक बहुत ही छोटी एकेडमी से हो, तुम्हारी टीम ने तो शायद से एक भी घोस्ट बीट इकट्ठा नहीं किया होगा, तुम्हारी बॉडी पे एक स्क्रैच भी नहीं लगा, क्या तुम कहीं पे जाकर छुप गए थे। पॉल अपने मन में बोलता है इन जैसे डरपोक लोग जो कि सिटी के अंदर एंटर भी नहीं किए तो आखिर ये लोग यहाँ पे शो ऑफ क्या कर रहे हैं, मैं इन लोग को बहुत जल्दी इन लोग की रियलिटी दिखा दूंगा। उसके बाद सारे स्टूडेंट को वहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो के टेम्पररी असेसमेंट एरिया के अंदर लेके जाया जाता है ताकि वहाँ पे इस घोस्ट डोमेन के ट्रायल के रिजल्ट को बताया जा सके कि यहाँ पे सनडेली मिस्टीरियसली गायब हो चुका है। तो इसीलिए जैंग सैंग जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड है वो यहाँ पे आगे चीज को संभालेंगे। जैंग सैंग बताते हैं इस घोस्ट डोमेन का रिजल्ट घोस्ट बीट की क्वांटिटी और क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। जिन लोगों ने यहाँ पे खुद से घोस्ट बीट इकट्ठा किया है उन लोगों को काफी फायदा होगा और जिन लोगों ने यहाँ पे चीटिंग करी है उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जैंग सैंग बोलते हैं यहाँ पे 2 बंदे आ रहे हैं जो कि क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करने में काफी एक्सपर्ट है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे 2 बंदे कुर्सी पे बैठ गए होते हैं, 2 बंदे जो काफी घायल होते हैं वो आगे की तरफ आते हैं, लोग अपने पास से एक बहुत बड़ा घोस्ट बीट बाहर निकालते हैं और वहाँ पे रख देते हैं।
वो लोग बोलते हैं हमने यहाँ पे इस घोस्ट बीट को एक हाई लेवल के विक्स बीट घोस्ट को मार के पाया है। वो एग्जामिनर वहाँ पे पर्पल घोस्ट बीट उठाते हैं और पास से देखने लगते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ पे स्टूडेंट को देखते हैं और बोलते हैं ये जो घोस्ट बीट एक ओल्ड घोस्ट बीट है, इसके अंदर जो घोस्ट एनर्जी है वो लगभग गायब हो चुकी है। तुम दोनों ने यहाँ पे चीटिंग करी है, इसलिए तुम लोग को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तभी हम देखते वही टकला बंदा जो काफी टाइम से शो ऑफ कर रहा होता है, वो हंसते वहाँ पे आ जाता है। वो वहाँ पे दोनों डिस्क्वालीफाई हुए बंदे को साइड में धक्का दे देता है। वो बोलता है कचरे की यहाँ पे जगह नहीं है, चलो फटाफट साइड से हटो। चलो फटाफट से सारे लोग देखो आखिर हम लोग ने यहाँ पे क्या अचीव किया है। उसके बाद हम देखते हैं वो टकला बंदा होता है, वो अपने बैग पैक वहाँ पे खाली कर देता है। उस प्लेट के अंदर वहाँ पे बहुत सारे कलरफुल घोस्ट बीट आ गए होते हैं। एग्जामिनर बोलते हैं यहाँ पे 13 फियर्स घोस्ट बीट है, वहीं 4 मलेशियस स्पीड घोस्ट बीट है, साथ ही में केविल स्पीड घोस्ट बीट है। सारे लोग चीयर करते हुए बोल रहे होते हैं ये लोग काफी पावरफुल है। ये चीज यहाँ पे प्रूव करती है कि ये लोग इस सिटी की स्ट्रॉन्गेस्ट अकेडमी है। टीचर वहाँ पे साइड में खड़े होकर देखते हैं और बोलते हैं लगता है यहाँ पे स्नो फिनिक्स अकेडमी काफी इजीली जीत जाएगी। टीचर आमिन बोलते हैं गावशो की टीम ने विड्रॉ कर दिया, नहीं तो वो लोग यहाँ पक्का फर्स्ट नंबर पे आए होते। वही हम देखते जो टकला बंदा होता है काफी खुश हो गया होता है। वो बोलता है लगता है मेरे से आगे कोई नहीं जाने वाला, घोस्ट डोमेन ट्रायल को हम लोग जीत गए। तभी हम देखते हैं पॉल अपना हाथ खड़ा करते हुए बोलता है ये डिश तो काफी छोटी है, क्या आप लोग को यहाँ बड़ी डिश खाने का मन है? जैंग सांग बोले तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम्हारे पास यहाँ पे इतने सारे घोस्ट बीट है, वो इस प्लेट के अंदर फिट नहीं आएंगे। पॉल बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल भी इनफ नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं लिटिल फैटी वहाँ पे ट्रैश कैन घोस्ट को समन करता है। लिटिल फैटी बोले चलो हम लोग दिखाते हैं कि आखिर हम लोग कितने पावरफुल है। ट्रैश कैन घोस्ट वहाँ पे सारे घोस्ट बीट बाहर की तरफ फेंक देता है। वो घोस्ट बीट इतने ज्यादा होते हैं कि सारे लोग काफी शॉक हुए होते हैं। वो लोग बोलते हैं आखिर ये लोग यहाँ पे इतने सारे घोस्ट बीट कैसे ले सकते हैं, क्या इन लोगों ने यहाँ पे वास्ट वे सिटी के सारे घोस्ट को मार दिया? एग्जामिनर बोलता है ये सारे घोस्ट बीट काफी फ्रेश है, इनके अंदर की घोस्ट एनर्जी बता रही है कि इन लोगों को पिछले कुछ दिनों के अंदर निकाला गया है। पॉल बोलता है टीचर मैंने कहा था ना कि आपकी प्लेट काफी छोटी है, ऐसे आप लोगों को 10 और प्लेट मंगानी पड़ेगी तब आप लोग चेक कर पाएंगे। टीचर आमिन सोचे थे, मुझे लगा था कि पॉल एरिस अकेडमी में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ये बच्चा यहाँ पे एकदम अपोजिट काम कर रहा है। इसने अपने आप को इतना इंप्रूव किया है कि इसकी पावर बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगर सिक्योरिटी ब्यूरो वाले बीच में नहीं आए होते तो ये हमारी स्नो फिनिक्स अकेडमी के अंदर होता। इतने टैलेंटेड स्टूडेंट की वजह से मेरा काफी नाम होता। जैंग सैंग बोलते हैं यहाँ पे ये सब देखे बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे इस चैंपियनशिप का विनर कौन बनने वाला है। इस घोस्ट डोमेन ट्रायल चैंपियनशिप की विनर पॉल की टीम बनती है जो कि एरिस अकेडमी से आई है। और यहाँ तक कि उन लोगों ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है, किसी भी घोस्ट डोमेन ट्रायल के अंदर इन लोगों का स्कोर सबसे हाईएस्ट है। वहीं हम देखते थे प्राउड मोमेंट देख के उन लोगों को काफी खुशी हो रही होती है। चैंपियनशिप का रिवॉर्ड मिलने के बाद पॉल और उसकी टीम सीधे अकेडमी की तरफ चली जाती है। इसी के अंदर बैठ के पॉल सोच रहा होता है मेरे पास अब एंटीडोट आ चुका है, मेरे लिए यहाँ सबसे जरूरी ये है कि मैं जाके एंडन को ठीक करूँ। पॉल वहाँ पे ड्राइवर को बोलता है कि मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा अगर आप हमको काफी स्पीड से एरिस अकेडमी पहुंचा देते हैं। पैसे का नाम सुनते हैं टैक्सी ड्राइवर के अंदर काफी स्पीड आती है। वो वहाँ पे एरिस अकेडमी की 3 घंटे की जर्नी को सिर्फ 1 घंटे के अंदर कवर कर देता है। एरिस अकेडमी पहुंचने के बाद पॉल काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे यहाँ पे एंडन से मिलना है। वही हम देखते हैं आवजी और लिटिल को काफी उल्टी हो रही होती है। तभी हम देखते हैं पॉल काफी स्पीड से मेडिकल रूम के अंदर जाता है और बोलता है एंडन आखिर तुम कहाँ पे हो, लेकिन गेट खोलने में पॉल वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। पॉल बोलता है आखिर एंडन कहाँ गई, वो तो यहीं पे रहती थी। तभी हम देखते हैं गावशो बोलती है तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसको यहाँ पे काफी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा था, इसलिए वो यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर घूमने के लिए गई है। हम देखते वो कोई और नहीं बल्कि मुआन चिंग होती है। मुआन चिंग बोलती है मैंने उसको कहा था कि तुम यहाँ पे वेट करो, उसने मेरी बात नहीं मानी और वो लाइब्रेरी के अंदर चली गई। पॉल बोलता है सीनियर मुआन चिंग आपकी सारी हेल्प के लिए थैंक यू, आपने यहाँ पे एनन का काफी ध्यान रखा है, वैसे क्या आप इस एंटीडोट को बना सकती हैं, इसके अंदर सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है। मुआन चिंग बोलते तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं अपने जूनियर के बाद बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, तुम इस एंटीडोट को यहाँ पे मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी। पॉल बोलता है ठीक है सीनियर, मैं जा रहा हूँ एनन को ढूंढने के लिए, आखिर वो है कहाँ पे। वहीं हम देखते पॉल काफी स्पीड से लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है। मुआन चिंग बोलती है पॉल में एनन के लिए काफी केयर करता है, आखिर मुझे ऐसा बंदा कब मिलेगा जो कि मुझे इतना ज्यादा पसंद करता हो। वहीं हम देखते हैं एनन को जो कि लाइब्रेरी के अंदर बैठ के बुक पढ़ रही होती है। तभी हम देखते हैं पॉल वहाँ पे आता है और हंसते हुए बोलते मैं वापस आ चुका हूँ। एनन बोलते लगता तुमने काफी अच्छा काम किया, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी लगा था कि तुम यहाँ पे ठीक ठाक वापस आने वाले हो। पॉल बोलता है मुझे यहाँ पे एंटीडोट मिल गया, तुम्हारा पॉइजन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम्हें देख के लग रहा है तुम अभी काफी वीक हो, चलो फटाफट से मेडिकल रूम के अंदर। एंडन बोलती है पॉल वो सब छोड़ो, मैंने यहाँ पे एक नई चीज ढूंढी है, चलो फटाफट से मेरे साथ आओ। उसके बाद हम देखते हैं पॉल वहाँ पे आराम से एंडन के पास बैठ जाता है। एंडन बोलती है मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत सारी बुक पढ़ी है और मुझे यहाँ पे सील डीमन किंगडम के बारे में बहुत सारे सीक्रेट पता चले हैं। बुक्स के अकॉर्डिंग जो सील डीमन किंगडम की क्राउन प्रिंसेस है उनके पास यहाँ पे नेशनल ट्रेजेडी के वक्त उनके पास एक 3 साल का ग्रैंड सन और एक न्यू बॉर्न बेबी था। अगर वो ग्रैंड सन सर्वाइव कर गया होगा तो वो अभी तक 18 साल का होगा और वहीं जो उसकी सिस्टर होगी वो कम से कम 15 साल की होगी। तुम्हारी एज बिल्कुल ग्रैंड सन के हिसाब से मैच करती है। तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी एक बहन जो कि 3 साल छोटी है। पॉल बोलता है मतलब तुम्हारी थ्योरी के हिसाब से मैं सील डीमन किंगडम का ग्रैंड सन हूँ, मेरी जो सिस्टर है वो वहाँ की प्रिंसेस है। पॉल बोलता है वैसे ये चीज तो काफी कॉमन है, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हो गए जिनके बीच में 3 साल का गैप होगा। एंडन बोले तो मुझे एक बात बताओ कि सिक्योरिटी ब्यूरो वाले तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उन्हें आखिर क्यों लगता है कि तुम सील डीमन किंगडम के मेंबर हो। और तुम्हें स्वॉर्ड घोस्ट का टॉम तो याद ही होगा, हमने उस टॉम को बहुत बार खोलने का ट्राई किया लेकिन वो सिर्फ तभी खुला जब तुम वहाँ पे गए।
क्या तुम्हें यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आई कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता? पॉल बोलता है एनरन, अगर तुम जो बोले वो ठीक है, इसका मतलब सिक्योरिटी ब्यूरो जो भी कर रही है वो बिल्कुल सेंस बनाता है। पॉल बोलता है लेकिन बुक के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि प्रिंसेस और उसके ग्रैंड चिल्ड्रन वो मारे गए थे, तो आखिर मैं वो कैसे हो सकता हूँ? एनरन वहाँ पे एक बुक के अंदर फोटो दिखाते हुए बोलती है र्यून्स के अंदर ये 3 बॉडी फाइंड करी गई थी। इस फोटो के अंदर क्लियरली देख सकते हैं कि वहाँ पे एक एडल्ट वुमेन है और 2 बच्चे हैं। पॉल बोलता है यही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीज प्रूव करती है कि वो दोनों बच्चे भी जल के मारे गए थे। यहाँ पे ये चीज कैसे पॉसिबल है कि मैं ग्रैंडसन हूँ? एनरन बोलते जब मैंने रिपोर्ट देखा तो मुझे भी लगा था शायद से मेरा गैस गलत हो सकता है, लेकिन फिर अचानक से मुझे एक बुक मिली जिसके अंदर सील डीमन किंगडम की सीक्रेट हिस्ट्री लिखी हुई है। एनरन बुक के अंदर एक फोटो को दिखाते हुए बोलती है यहाँ पे सील डीमन किंगडम के फॉल के बारे में लिखा हुआ है। एक मेड थी जिसका नाम था काई शेन, उसका एक गार्ड के साथ अफेयर था, वहीं उनका एक बेटा भी हुआ जो कि सील डीमन किंगडम के फॉल के वक्त 3 साल का था। वहीं इस पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि जो सील डीमन किंगडम का लास्ट मोनार्क था वो 80 साल की एज के बावजूद काफी हेल्दी था, इसीलिए उनके यहाँ पे वॉर से 2 महीने पहले एक बेटी पैदा हुई। और उन सब में सबसे जरूरी बात तो ये है तो किंगडम की आर्मी ने इन दोनों बच्चों का मेंशन नहीं किया कि आखिर ये बच्चे यहाँ पे मरे या फिर कैप्चर कर लिए गए। पॉल एनरन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है लगता है तुम काफी टीवी ड्रामा देख रही हो, आखिर तुम्हारे दिमाग के अंदर इतनी खतरनाक स्टोरी आई कैसे? तुम्हें यहाँ पे देख के लग रहा है कि तुम्हारा ब्रेन काफी तेजी से काम कर रहा है। ये बोलने के साथ ही पॉल अपने लेफ्ट हाथ से एनरन के सर के ऊपर टपली मारता है। एनरन बोलती है पॉल तुम्हें मेरे पर भरोसा करना चाहिए, अगर एक लड़की कुछ फील हो रहा है तो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। पॉल बोलता है मैं तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ, लेकिन हमें फैक्ट पे ध्यान देना होगा, तुम्हें ये बात भूलने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास यहाँ पे पेरेंट्स है। एनरन बोले तुम्हारे फादर का नाम लिनियन है ना? अगर तुम यहाँ पे लिनियन नाम को ब्रेक डाउन करते हो तो वो यहाँ पे माउंटेन ऑफ विंड का कैरेक्टर बताता है। उसके बाद वहाँ पे पॉल के हाथ के ऊपर नाम बना देती है। एनरन बोलते जो सील डीमन किंगडम का प्रिंस का कजिन था वो सिर्फ 10 साल की उम्र में मॉन्क बन गया और उसका नाम ही माउंटेन विंड था। वो वहाँ पे सील डीमन किंगडम खत्म होने से पहले वहाँ का नेशनल एडवाइजर था। पॉल बोलता है स्वॉर्ड घोस्ट टॉम ने मुझे अपना मास्टर कहा, वहीं जो सिक्योरिटी ब्यूरो है वो मेरे पीछे पड़ी हुई है और मेरे फादर का नाम नेशनल एडवाइजर से काफी मिलता है। ये सारी चीजें यहाँ पे एनरन की थ्योरी से काफी मैच कर रही है। अचानक से पॉल के दिमाग के अंदर एक मेमोरी आती है, वहाँ पे हर जगह आग लगी हुई है और एक ब्यूटीफुल वुमेन के हाथ में एक छोटा सा बेबी है और उनके सामने वहाँ पे माउंटेन विंड नाम का बंदा घुटनों पे है। वो बोल रही होती है माउंटेन विंड ये यहाँ पे सील डीमन किंगडम की रॉयल फैमिली की लास्ट ब्लड लाइन है, मैं यहाँ पे तुम लोगों को भरोसा करके इन लोगों को तुम्हें दे रही हूँ। माउंटेन विंड बोलता है सिस्टर क्या आप हमारे साथ नहीं आ रही? मैं ऑलरेडी यहाँ पे 8 लेवल का घोस्ट मास्टर बन चुका हूँ, मैं बच्चों के साथ साथ आपको बहुत इजी प्रोटेक्ट कर लूंगा। वो लेडी रोते हुए बोलती है मैं यहाँ से नहीं जा सकती, पर मैं यहाँ सुसाइड कर लेती हूँ तभी सिर्फ जोनेशन वालों को लगेगा कि सील डीमन किंगडम की रॉयल फैमिली खत्म हो चुकी है और उसके बाद वो लोग वहाँ पे रुक जाएंगे और तुम लोग बिल्कुल सेफ रहोगे। वहीं हम देखते छोटा पॉल रोते हुए बोल रहा होता है मॉम आखिर आप रो क्यों रही हैं? अगर आपको किसी ने परेशान किया है तो मैं उसका रिवेंज लूंगा। पॉल की मॉम बोलती है बेटा तुम लोग की जिंदगी काफी बड़ी है, तुम लोग अपनी लाइफ काफी अच्छे से जीना, रिवेंज के पीछे मत भागना, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम लोग काफी हेल्दी रहो और खुश रहो। ये बोलने के साथ ही वो लेडी वहाँ पे फ्लेम के अंदर चली जाती है। माउंटेन विंड बोलता है मैं अपने असिस्टेंट लोगों के प्रॉमिस को नहीं तोड़ने वाला, मैं इन बच्चों को काफी अच्छी तरह से बड़ा करूंगा। तभी हम देखते पॉल को अपने फादर के बारे में कुछ याद आता है। प्रिजन के अंदर जाके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदे ने सिक्योरिटी ब्यूरो खत्म कर दिया, शायद से यहाँ पे ये सारी चीज उसके फादर ने करी है। एनरन बोलते तुम यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ नहीं हो सकते, ये सब चीजें हमें प्रूव करती है कि मेरा फैक्ट बिल्कुल सच है। पॉल सोच रहा होता है मुझे अपने फादर से काफी सीरियस बात करनी होगी, लगता है उन लोगों ने मुझसे काफी सारे सीक्रेट छुपा के रखे हैं, मुझे यहाँ पे उन सारे सीक्रेट का पता लगाना होगा। उसके बाद पॉल वहाँ पे एनरन को देखते हुए बोलता है तुमने यहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी, तुम काफी थक गई होगी। एनरन बोलती सच का पता लगाने में मुझे काफी मजा आता है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। अभी हम देखते हैं पॉल एनरन के सर पर टपली मारता है और बोलता है हमें बहुत सारी फालतू बात हो गई, चलो फटाफट से मेडिकल रूम में चलो, तुम्हारा एंटीडोट अभी तक रेडी हो गया होगा। एनरन बोलते पॉल तुम इस काम के अंदर काफी स्किल्ड हो गए हो और तुम्हारे मारने से काफी पेन फील होता है, मैंने यहाँ पे तुम्हारी लाइफ की इतनी बड़ी मिस्टेक को सॉल्व कर दिया और तुमने मुझे एक बार थैंक यू भी नहीं बोला। पॉल बोलता आखिर मैं तुमको थैंक यू क्यों नहीं बोलूंगा, मैंने तो यहाँ पे ये सोच रखा है कि थैंक्स के तौर पे मैं तुमको खुद को दे दूंगा। एनरन बोले तुम खुद को मुझे दे दोगे, लेकिन आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम काफी फुदक रहे हो। वहीं हम देखते पॉल काफी शर्मा रहा होता है। उसके बाद हम देखते पॉल और एनरन लाइब्रेरी से जा रहे होते हैं, तभी उन लोग के सामने से गाँव शो चलती हुई आ रही होती है कि अभी घोस्ट डोमेन ट्रायल से वापस लौटी है, लेकिन हम देखते पॉल और एनरन उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। गाँव शो काफी परेशान हो गई होती है और बोलती है पॉल क्या तुमने घोस्ट डोमेन के अंदर डिप्टी डायरेक्टर संडेली को देखा? पॉल काफी गुस्से में बोलता है आखिर संडेली है कौन, मैं उसको नहीं जानता। तभी हम देखते एनरन पॉल को बोलती है क्या तुम संडेली से नहीं मिले? लेकिन मैं तो उससे मिली हूँ, मेरी ऐसी हालत भी उसने करी है। तभी हम देखते पॉल एनरन को बोलता है मैंने संडेली को मार दिया। पॉल की बातों को सुनकर एनरन काफी खुश हो गई होती है और पॉल के ऊपर कूद जाती है। पॉल वहाँ पे एनरन से मजाक करते हुए बोलता है तुम मुझे हक कर सकती हो, तुम्हें यहाँ पे ऐसे जंप करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम यहाँ पे मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डैमेज कर दोगी। एनरन शर्माते हुए बोलती है आखिर तुम यहाँ पे किसी के बारे में बात कर रहे हो? पॉल उस बात को हंसी में उड़ा देता है और आगे कुछ भी नहीं बोलता। वहीं हम देखते गाँव शो को उन लोगों को देख के काफी अजीब लग रहा होता है। वहीं जो उसके अंदर घोस्ट डॉल होती है वो काफी अजीब तरह से बिहेव कर रही होती है, क्योंकि वो घोस्ट डॉल वहाँ पे एनरन के हैप्पीनेस को सेंस कर पा रही होती है। तभी हमें मेडिकल रूम का सीन दिखाया जाता है।
पॉल वहाँ पे एंड्रॉइड को फूकते हुए उसको ठंडा कर रहा होता है। पॉल बोलता है ये यहाँ पे थोड़ा सा कड़वा हो सकता है लेकिन तुम्हें इसको पीना होगा। एंड्रॉइड बोलते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं काफी स्ट्रांग हूँ, तो यहाँ पे कड़वा होगा भी तो ही मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद हम देखते हैं एंड्रॉइड काफी स्पीड से उस एंड्रॉइड को पी लेती है। पॉल काफी रिलीफ फील हो रहा होता है क्योंकि एंड्रॉइड बिल्कुल सेफ है। पॉल मुआन जिंग को बोलता है सीनियर आपका थैंक यू, आपने काफी हेल्प करी। मुआन जिंग बोलते तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, ये मेरा फर्ज था, वैसे भी तुम प्रिंसिपल लास्ट डिसाइपल हो इसीलिए तुम मेरे स्पेशल जूनियर हुए। अब मैं यहाँ पे तुमको और डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ये बात ध्यान रखना। मास्टर ने बोला कि वो तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम रात को उनसे मिलने के लिए जरूर जाना। मुआन जिंग के जाने के साथ ही एनएन काफी सीरियस हो जाती है। एनएन बोलती है मेरी रिसर्च के हिसाब से जब जो नेशन वालों ने सील डिफरेंट किंगडम को अटैक किया तो प्रिंसिपल वहाँ पे मेन थे, तो बॉल तुम्हें यहाँ पे 8 गोस्ट किंग डुआन चैलेंज से काफी सेफ रहना होगा। जैसा उनका स्टेटस है उसके हिसाब से उनको तुम्हारी आइडेंटिटी पता होगी। अगर वो यहाँ पे सील डिफरेंट किंगडम के डिस्ट्रक्शन में शामिल थे तो आखिर वो तुम्हें सेव क्यों करेंगे और तुम्हें एक डिसाइबल क्यों बनाएंगे। तभी हम देखते पॉल को याद आता है कि प्रिंसिपल ने उसे लास्ट टाइम कैसे बिहेव किया। वो सोचता है कि प्रिंसिपल का मोटिव कुछ अलग तो नहीं। एनएन के रूम से बाहर निकलने के बाद पॉल को उसके फादर का कॉल आता है। लिनियन बोलता है कि तुम घोस्ट डोमेन से जिंदा वापस कैसे निकले, वहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ हुआ था, चलो फटाफट से बताओ। पॉल बोलता है कि मैं जिंदा वापस नहीं आया होता तो क्या मैं आपसे बात कर रहा होता, मैंने यहाँ पे कुछ भी खास नहीं किया, मैंने बस सिटी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लिनियन बोलता है पॉल तुम बिल्कुल वैसे पावरफुल हो जैसे मैं हुआ करता था। पॉल बोलता है फादर मुझे छोड़कर और कौन होगा जो कि हमारी लिन फैमिली के अंदर इतना पावरफुल हो सकता है। क्यों फादर माउंटेन विंड, में बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। पॉल के मुंह से ये बात सुनकर माउंटेन विंड और एंचियन काफी शॉक हो गए होते हैं। कहीं पॉल को यहाँ पे पता तो नहीं चल गया कि मैं ही माउंटेन विंड हूँ। लिनियन बोलता है हाँ हमारे घर के पास में काफी सारे माउंटेन्स है और यहाँ पे काफी अच्छी विंड भी चलती है, लेकिन चलो हमें सारी बातें नहीं करते, तुम्हारी बहन लिन चिंग तुमसे बात करना चाहती है। पॉल को पता चलता है कि उसके फादर ने यहाँ बात को चेंज कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं चिंग्यू काफी स्पीड से लिनियन के हाथ से फोन ले लेती है क्योंकि वो अपने ब्रदर को काफी मिस कर रही थी। चिंग्यू बोलती ब्रदर काफी अमेजिंग है, आपने जियांग सिटी के घोस्ट डोमेन ट्रायल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पॉल बोलता है चिंग्यू ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, बल्कि मेरे जो ओपोनेंट वो काफी वीक है। चिंग्यू बोलती ब्रदर काफी कॉन्फिडेंट है, अगर मैं भी आपकी तरह होती तो मैं भी जियांग सिटी के अंदर जाकर पढ़ पाती, आपके टैलेंट की हेल्प से आप वहाँ पे सारे स्टूडेंट के अंदर टॉप रहेंगे। पॉल और चिंग्यू आराम से बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं लिनियन और एंजियन बाहर की तरफ आ गए होते हैं। लिनियन बोलता है हम लोग के पॉल के ओरिजिन को काफी सीक्रेट रखना होगा क्योंकि ब्लैक लोटस सेक्ट इतना पावरफुल नहीं है कि वो जो नेशन के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर सके। पॉल का फोकस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनने पे होना चाहिए। तभी हम देखते हैं किंग ऑफ हेल का क्रो एक लेटर लेके आ रहा होता है। वो बोलता है तुम लोग काफी जल्दी करनी होगी। उस लेटर को लेने के साथ लिनियन काफी परेशान हो गया होता है। एंचुआन बोलती है आखिर इस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है। लिनियन को वहाँ पे किंग ऑफ हेल के स्पाई की तरफ से मैसेज आया होता है। उन्हें पता चला होता है कि नॉर्दर्न किंगडम और जो नेशन दोनों ही सीज फायर कर रहे हैं। जो नेशन की आर्मी को हमें जल्द से जल्द रोकना होगा। लिनियन बोलता है जो हमारे बहुत पावरफुल एरियाज है जैसे कि वास्ट वेव सिटी घोस्ट डोमेन, बॉर्डर घोस्ट डोमेन और साउथ माउंटेन घोस्ट डोमेन, ये तीनों ही काफी डेंजर में है। मुझे यहाँ पे सेट के अंदर जल्द से जल्द जाना होगा, तुम यहाँ पे घर पे सारी चीज़ों का ध्यान रखना। उसके बाद हम देखते लिनियन काफी स्पीड से वहाँ से निकल जाता है। अपनी बहन से 2 घंटे बात करने के बाद पॉल वहाँ पे सीधे एरिस अकेडमी में ट्रेनिंग ग्राउंड में चला गया होता है ताकि वो यहाँ पे प्रिंसिपल से मिल सके। पॉल प्रिंसिपल को ग्रीट करते हुए बोलता है मास्टर आखिर आपने मुझे किस लिए बुलाया है। प्रिंसिपल बोलते हैं मैंने सुना कि तुमने यहाँ पे घोस्ट डोमेन ट्रायल के अंदर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्या तुम्हें खुद के ऊपर काफी प्राउड हो रहा है। तुमने वास्ट वेव सिटी के घोस्ट डोमेन को बहुत ही इजीली हैंडल कर लिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक बहुत ही पावरफुल फाइटर बन चुके हो। पॉल हंसते हुए बोलते हैं मुझे लगता है कि मैंने काफी अच्छा किया, यहाँ तक कि मैंने एविल घोस्ट लगे घोस्ट को भी 2 बार हराया। और वही बात की जाए सन डेली की जो कि एक 3rd लेवल का घोस्ट मास्टर है, वही मेरे हाथों से हार गया। प्रिंसिपल बोलते मुझे नहीं पता आखिर तुमने एविल घोस्ट को कैसे हराया, लेकिन अगर तुम यहाँ पे सन डेली को हरा के काफी अच्छा महसूस कर रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पॉल वहाँ पे सेंस करता है कि प्रिंसिपल काफी हार्श जा रहे हैं, शायद से प्रिंसिपल को उसकी आइडेंटिटी बारे में पता चल चुका है। पॉल बोलता है मास्टर आखिर मैंने क्या गलत किया। प्रिंसिपल बोलते तुम्हारी गलती ये है कि तुम यहाँ पे ऐसे बंदे से खुद को कंपेयर कर रहे हो जिसको सिक्योरिटी ब्यूरो ने बार-बार रिजेक्ट किया है। सन डेली जैसा बंदा बिल्कुल भी स्पेशल नहीं होता। वहीं हम देखते हैं प्रिंसिपल ने घोस्ट मेड और घोस्ट जिसको समन किया होता है, उन लोगों के ऑपरेसिव ऑरा की वजह से पॉल की बॉडी कांप रही होती है। प्रिंसिपल बोलते सिक्योरिटी ब्यूरो के लोग काफी कमजोर होते हैं, वो लोग वो कचरे होते हैं जिनको मिलिट्री ने रिजेक्ट कर दिया होता है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक कमांड दूं तो सन डेली को खत्म किया जा सकता है, लेकिन तुम मेरे डिसाइपल हो, जाय फैंग के डिसाइपल। सन डेली जैसे कचरे को हरा के तुम्हें बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं करना चाहिए। तुम्हें हमें बहुत बड़ा नाम करना है और अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करनी होगी क्योंकि तुम्हारी पावर्स को एनहांस करने में तुम्हारी काफी हेल्प करेगा। पॉल को वहाँ पे काफी शर्म आ रही होती है क्योंकि उसने जो भी प्रिंसिपल में सोया था वो सब कुछ गलत था। प्रिंसिपल बस यहाँ पॉल को समझा रहे थे कि सन डेली जैसे कचरे को हरा के तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं बनना। प्रिंसिपल बोलते अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए मेरे ऊपर अटैक करो तो देखता है कि तुम्हारा लेवल कहाँ तक पहुंचा है। पॉल बोलता है मास्टर आप पक्का से मजाक कर रहे हैं, मुझे पता है आप यहाँ पे ग्रो करने के लिए मुझे एनकरेज कर रहे हैं, लेकिन 8 घोस्ट किंग से फाइट करना मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आपकी जो पर्सनल स्ट्रेंथ है वही मुझे खत्म कर सकती है। प्रिंसिपल बोलते ठीक है तो मैं काम करता हूँ, मैं अपनी पावर को सप्रेस कर लेता हूँ।
इस तरीके तुम्हें अपनी पावर को यूज करने में काफी हेल्प होगी। वहीं हम देखते जो प्रिंसिपल के घोस्ट होते हैं वो चेंसो घोस्ट के साइज के हो गए होते हैं। वहीं उन लोगों का लेवल भी रिड्यूस होके मलेशिया स्पिरिट लेवल पे आ गया होता है। प्रिंसिपल बोलते मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कम करते हुए एक सेकंड का घोस्ट मास्टर बन रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए ये चीज बिल्कुल भी अनफेयर नहीं होने वाली, चलो मेरे ऊपर अटैक करो। पॉल बोलता मास्टर आप काफी फेयर और अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं आपके ऊपर अटैक करता हूँ तो ऐसा लगेगा मैं अपने 4 मलेशिया स्पिरिट घोस्ट को बुली कर रहा हूँ। प्रिंसिपल बोलते तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपने से कमजोर समझ सकते हो। तभी हम देखते हैं पॉल पीछे साइड जाते हुए चेंसो घोस्ट और बास्केट और फीमेल घोस्ट को समन करता है। चेंसो घोस्ट काफी स्पीड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वहीं हम देखते हैं बास्केट और फीमेल घोस्ट को जो कि एंशिएंट चीजों को प्ले करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं प्रिंसिपल काफी कम एफर्ट के साथ जंप करते हुए 10 मीटर पीछे जाते हैं। उनके पास एंशिएंट चीते की साउंड वेव नहीं पहुंच रही होती। प्रिंसिपल की स्पीड और टाइमिंग को देख के पॉल काफी शॉक हो रहा होता है। पॉल वहां पे काफी स्पीड से भागने लगता है ताकि वो कैसे भी करके प्रिंसिपल को रेंज के अंदर लेके आ जाए। काफी देर तक भागने के बाद पॉल उसके घोस्ट काफी थक गए होते हैं, लेकिन अभी तक वो लोग यहाँ प्रिंसिपल उसके घोस्ट को टच भी नहीं कर पाए होते। पॉल बोलता है मुझे ये चैलेंज काफी पसंद आया, अब मैं एक और चीज ट्राई करने वाला हूँ। उसके बाद हम देखते हैं पॉल वहाँ पे घोस्ट लेडी और घोस्ट मार्शल आर्ट को समन करता है ताकि वो वहाँ पे चेंसो घोस्ट के साथ मिलकर अटैक कर सके। पॉल बोलता है सारे लोग मिलकर अटैक करो, जो भी हमें प्रिंसिपल को अटैक कर पाएगा उसको काफी अच्छा खाना मिलेगा। प्रिंसिपल बोलते क्या तुम ऐसे फाइट करते हो, तुम्हारे फाइट करने का तरीका काफी बेकार है। वहीं हम देखते घोस्ट मेट बहुत इजीली घोस्ट मार्शल आर्ट की स्ट्राइक को ब्लॉक कर लेती है। वहीं हम देखते टाइम का फायदा उठाते हुए प्रिंसिपल के ऊपर चेंसो घोस्ट अटैक करने वाला होता है, लेकिन सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ घोस्ट मेट चेंसो घोस्ट को दूर फेंक देती है। पॉल को वहां पे एक ओपनिंग दिखती है और वो घोस्ट मार्शल आर्ट को बोलता है कि तुम फटाफट से घोस्ट मेट के ऊपर ट्रिपल स्लैश अटैक करो। जैसे वो ब्लेड टच करने वाली होती है घोस्ट जज घोस्ट मेट को पीछे की तरफ खींच लेता है, इस वजह से वो स्ट्राइक उसको हिट नहीं होती। वहीं हम देखते हैं चेंसो घोस्ट काफी स्पीड से प्रिंसिपल को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन घोस्ट जज वहां पे अपनी घोस्ट एनर्जी का यूज करता है, जिस वजह से वो चेंसो घोस्ट को घोस्ट मार्शल आर्ट को फेंक देता है। वो दोनों घोस्ट जमीन के ऊपर गिर गए होते हैं। प्रिंसिपल हंसते हुए बोलते हैं मैंने अभी तक अपनी स्किल को यूज भी नहीं किया और देखो तुम्हारी हालत क्या है, तुम्हारे पास बहुत ही छोटी मोटी ट्रिक है जो कि जीतने के लिए काफी नहीं है। अब तुम फटाफट से देखो कि आखिर एक रियल अटैक क्या होता है। वहीं हम देखते हैं घोस्ट मेट काफी स्पीड से शायद को लेके पॉल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। पॉल काफी शॉक हो रहा था, सोचता है ये काफी फास्ट है। पॉल पैनिक होने के बावजूद वहाँ पे खाली नहीं बैठता, वो फटाफट शॉर्ट घोस्ट को समन करते हुए अटैक करता है, लेकिन घोस्ट मेट स्ट्राइक को बहुत इजीली डॉज कर लेती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे घोस्ट जज आ गया होता है। पॉल को पता चलता है कि घोस्ट मेट से उसको डाइवर्ट कर रही थी, यहाँ पे असली अटैक घोस्ट जज करने वाला है। तभी पॉल ब्लड रेड आई को एक्टिवेट करते हुए घोस्ट जज को इल्यूजन के अंदर डालने लगता है, लेकिन वहीं घोस्ट जज ने अपनी आंखें बंद कर ली होती है कि वो इस इल्यूजन के अंदर ना पड़े। उसके बाद घोस्ट जज काफी स्पीड से अपने पेन को फेंकता है, वो पेन पॉल के चेस्ट के अंदर काफी जोर से लगता है। उस अटैक की वजह से पॉल वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर काफी दूर जा गिरता है। वहाँ पे पॉल को फील हो रहा होता है कि प्रिंसिपल अपने अटैक को काफी कम कर रखा है, वरना जो घोस्ट जज का पेन था वो उसकी छाती के आर पार हो गया होता। प्रिंसिपल पॉल से काफी डिससेटिस्फाइड होते हुए बोलते हैं पॉल अभी के लिए तुम काफी वीक हो, तुम्हारे करंट लेवल के हिसाब से मेरे कमांड का जो वीकेस्ट सोल्जर है वो भी तुम्हें बहुत इजीली हरा देगा। पॉल को भी खुद के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है कि अगर वो यहाँ पे शील्ड डिमन किंगडम का ग्रैंडसन है तो उसकी फाइट सिक्योरिटी ब्यूरो से नहीं होने वाली, बल्कि वो यहाँ पे मिलिट्री से फाइट करेगा। उसकी करंट स्ट्रेंथ के साथ वो बहुत इजीली हार जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं पॉल की आंखों के अंदर एक अलग चमक आती है, वो वहाँ पे काफी स्पीड से भागने लगता है। पॉल सोचता है मुझे यहाँ पे लगातार ट्रेन करना होगा अगर मुझे अपनी और अपनी सिस्टर की लाइफ बचानी है। वहीं हम देखते हैं पॉल स्वॉर्ड घोस्ट की स्किल वन स्वॉर्ड टू एलिमिनेट एविल को यूज करता है, लेकिन पॉल के अटैक करने के बावजूद घोस्ट जज काफी तेज था। घोस्ट जज ना सिर्फ पॉल के ऊपर अटैक करता है, बल्कि जिस हाथ से पॉल ने स्वॉर्ड पकड़ रखी होती है उसके हाथ पे भी हिट करता है। उस अटैक की वजह से पॉल काफी पेन फील होता है, उसके हाथ से स्वॉर्ड घोस्ट छूट के जमीन के ऊपर गिर गई होती है। पॉल को दर्द करने देख के चेंसो घोस्ट और घोस्ट मार्शल आर्ट काफी गुस्सा हो गए होते हैं। वो वहाँ पे घोस्ट जज को पीछे के अंदर काटना चाहते थे, लेकिन हम देखते घोस्ट जज ने वापस उनके अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लिया होता है। पॉल सोचता है मेरे घोस्ट काफी पावरफुल है, लेकिन उनकी एजिलिटी घोस्ट जज के सामने कुछ भी नहीं। पॉल बोलता है घोस्ट जज तुम काफी अच्छा डॉज करते हो, तो चलो देखते अगर तुम्हारे पास मल्टीपल एंगल से अटैक होता है तो आखिर तुम क्या करोगे। उसके बाद हम देखते हैं पॉल अपने सारे घोस्ट के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। प्रिंसिपल के घोस्ट कंट्रोल के सामने पॉल कुछ भी नहीं कर पाता। इतनी देर लगातार अटैक करने के बावजूद प्रिंसिपल के घोस्ट के ऊपर एक भी अटैक नहीं लगा होता। वहीं वो लोग काफी थक जाते हैं और ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। पॉल बोलता है एक भी हिट ना लगा पाना ये काफी शर्म की बात है, अगर मेरी बहन ने ये सब देखा होता तो मेरे ऊपर काफी ज्यादा हंसती। मेरी जो सिंपल टैक्टिक वो काफी बेकार है, या फिर तो मैं चारों घोस्ट को एक साथ भेज दे रहा हूँ या फिर दो दो करके। ये सारे अटैक भले सिक्योरिटी ब्यूरो के खिलाफ काम आते हैं, लेकिन प्रिंसिपल जो कि बहुत ही लेजेंडरी घोस्ट मास्टर है उनके सामने मेरी ये फालतू की टैक्टिक कोई भी काम नहीं आने वाली। तो आखिर मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या, मेरे दिमाग में कोई भी प्लान नहीं आ रहा। वही हम देखते प्रिंसिपल बोलते हैं क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम अच्छे खासे पावरफुल हो, इन तुम यहाँ मेरे घोस्ट को एक बार टच भी नहीं कर पाए। मुझे पता तुम्हारे पास बहुत ही हाई कॉन्टैक्ट लिमिट है और तुम्हारा जो लर्निंग टैलेंट है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है सिर्फ अपने घोस्ट को लेवल अप करके तुम एक काफी अच्छे घोस्ट मास्टर बन जाओगे। अगर तुम यहाँ सबसे मेन चीज कोऑर्डिनेशन को नहीं समझ पाते, चाहे तुम 10 साल की प्रैक्टिस क्यों ना कर लो वो कोई फायदा नहीं करेगा। और अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट के लिए नहीं है, बल्कि वो घोस्ट मास्टर के अलग अलग घोस्ट पोजिशनिंग
अटैक की टाइमिंग, डिफेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल स्किल, तुम्हें यहाँ पे इन सारी चीजों को मास्टर करनी होगी। लेकिन पॉल तुम्हारे पास यहाँ पे इनमें से एक भी स्किल नहीं है, तो आखिर तुम यहाँ पे किस बात के लिए इतना फुदक रहे हो? पॉल बोलता है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं काफी अच्छे प्रैक्टिस करूंगा और बहुत जल्दी कोऑर्डिनेशन को मास्टर कर लूंगा। जब प्रिंसिपल देखती है कि पॉल उनकी एडवाइस को काफी अच्छी तरह से सुन रहा है तो काफी खुश होते हुए सोच रहे होते हैं इस बच्चे ने काफी पोटेंशियल है। तभी हम देखते हैं पॉल की ट्रेनिंग चालू होती है। पॉल ने अपने चारों घोस्टों को अलग अलग पोजीशन में खड़ा किया होता है, जिस वजह से उन चारों घोस्ट ने घोस्ट जज और घोस्टमेट को घेर लिया होता है। घोस्ट जज और घोस्टमेट सोच रहे होते हैं आखिर हम लोग कहाँ से भागे। तभी हम देखते हैं पॉल काफी स्पीड से जंप करते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला होता है। घोस्ट जज पॉल की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है ये काफी बड़ा बेवकूफ है, इसके अटैक के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत है, मैं इसको बहुत इजीली हरा सकता हूँ। वहीं हम देखते हैं इससे पहले पॉल घोस्ट जज तक पहुंच पाता, घोस्ट जज को काफी बड़ी किक मारता है। लेकिन पॉल ने सोच लिया था कि वो यहाँ बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाला, इसीलिए वो वहाँ पे चेन से घोस्ट के साथ मिलके घोस्टमेट के ऊपर सरप्राइज अटैक करता है। लेकिन इससे पहले पॉल कुछ कर पाता, घोस्टमेट अपने साइड का यूज करते हुए चेनसो घोस्ट के चेनसो की डायरेक्शन चेंज कर देती है। पॉल काफी मुश्किल से उस चेनसो को डॉज करता है। बहुत देर तक पॉल ऐसे अटैक कर रहा होता है और लगातार फेल हो रहा होता है। 1 घंटे बाद हम देखते हैं पॉल की हालत काफी खराब हो गई होती है। पॉल बोलता चलो फटाफट सारे लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ो, हम यहाँ पे हार नहीं मानने वाले। वहीं हम देखते मुआन चिंग और रैन रैन साइड से बैठ के देख रहे होते हैं। मुआन चिंग बोलती है ये ट्रेनिंग काफी इंटरेस्टिंग है, मास्टर के साथ ऐसी ट्रेनिंग करते करते पॉल काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। एंड रैन बोलती है क्या तुम लोग इसको बीच ट्रेनिंग बोलते हो? पॉल को देख के लग रहा है कि वो एक सर्कस का एनिमल है और वो यहाँ पे जंगल के बीच से मार खा रहा है। अगर ये सब यहाँ पे इस तरह चलता रहा तो पॉल की हालत काफी खराब हो जाएगी। मुआन चिंग बोलती है जो ट्रेनिंग हमको मिली है वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं, मास्टर हमको फुटबॉल की तरह किक मारा करते थे। एंडन बोलते प्रिंसिपल का डिसाइपल होना काफी मुश्किल है। वही हमें वापस से बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है। अब घोस्ट जज चेनसो घोस्ट से फाइट कर रहा होता है। उस वक्त बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट मौके का फायदा उठाते हुए अपने एंशिएंट जीतों को प्ले करने लगती है। हालांकि घोस्ट जज वहाँ पे एंशिएंट जीतों म्यूजिक को सेंस कर लेता है और काफी स्पीड से पीछे की तरफ हटते हुए डॉज कर लेता है। वही हम देखते हैं पॉल अपने स्वॉर्ड को लेते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। हालांकि घोस्ट जज यहाँ पे इसके लिए भी रेडी था, वो काफी स्पीड से पॉल के फेस के ऊपर किक मारता है। पॉल के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो वहाँ पे साइड की तरफ गिर रहा होता है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं पॉल वहाँ पे हंसने लगता है। घोस्ट जज के काउंटर अटैक की वजह से उसने एक ओपनिंग छोड़ दी थी। वही हम देखते हैं घोस्ट जज को घोस्ट मास्टर लेक्टर और घोस्ट लेडी घेर लेते हैं। घोस्ट लेडी वहाँ पे कंट्रोल स्किल का यूज करती है जिसका नाम होता है घोस्ट प्ले, जिस वजह से घोस्ट जज वहाँ मूव नहीं कर पाता। वही हम देखते हैं घोस्ट मास्टर लेक्टर काफी स्पीड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। घोस्ट जज बोला तुम लोगों ने काफी अच्छा इंप्रूव किया है लेकिन अभी तुम लोग मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। घोस्ट जज घोस्ट लेडी की तरफ पैन करता है, उसके पैन के अंदर से घोस्ट लेडी निकलती है जिस वजह से घोस्ट लेडी गाना बंद कर देती है। पॉल वहाँ पे काफी फ्रस्ट्रेट हो गया होता है और खड़े होते हुए बोलता है मैंने यहाँ पे इतनी अच्छी प्लानिंग करी थी लेकिन फिर भी हम लोग लास्ट मोमेंट पे हार गए। मुआन चिंग बोलती है जूनियर पॉल काफी अच्छा इंप्रूव कर रहा है। 2 घंटे के अंदर पॉल ने ये चीज सीख ली कि आखिर वो कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट के साथ में कैसे काम कर सकता है। मुझे यहाँ पे इस लेवल पहुंचने के लिए कम से कम आधा महीना लगा था। वहीं हम देखते हैं प्रिंसिपल के पीछे से काफी घोस्ट एनर्जी आ रही होती है। वहाँ पे इतनी ज्यादा आवाज आ रही होती है जैसे उन लोगों की आर्मी अटैक करने वाली हो। हम देखते हैं वो आर्मी किसी और की नहीं बल्कि रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट की होती है। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोलती है आखिर ये बुड्ढा कौन है तो मेरे हस्बैंड को बुली कर रहा है, फिर तुम्हें क्या लगता है कि इस ग्रेवयार्ड के अंदर कोई भी घोस्ट नहीं है? चलो फटाफट से सारे लोग मिलकर अटैक करो, ये बुड्ढा जिंदा नहीं रहना चाहिए। मुआन चिंग पैनिक करते हुए बोलती है हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा घोस्ट ग्रुप अटैक कर रहा है। मुआन चिंग अपने कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट को समन करने वाली होती है लेकिन तभी हम देखते हैं एंडन बोलते 1 मिनट रुको, वो लोग हमें पॉल के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रिंसिपल के ऊपर कर रहे हैं। शायद से ऐसा लग रहा है कि उन लोगों का टारगेट प्रिंसिपल है। मुआन चिंग बोलते अगर प्रिंसिपल के ऊपर अटैक हुआ है तो कोई बात नहीं, वो उसको काफी इजीली हैंडल कर सकते हैं। मुझे काफी टेंशन हो गई थी कि कहीं वो लोग पॉल के ऊपर अटैक ना कर रहे हो। वहीं हम देखते हैं रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट और बुचा घोस्ट प्रिंसिपल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। उन लोगों की बॉडी से काफी घोस्ट एनर्जी बाहर निकल रही होती है। वहाँ पे ऐसा लग रहा होता है जैसे लोग प्रिंसिपल को काफी मेजर अटैक करने वाले हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं तुम लोग पक्का कोई गलती कर रहे हो, जहाँ तक मुझे पता है हम एक दूसरे को नहीं जानते, आखिर तुम लोग यहाँ मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट प्रिंसिपल के ऊपर अटैक करने वाली होती है। तभी हम देखते हैं पॉल उसके ड्रेस को पकड़ लेता है और बोलता है प्रिंसिपल मेरे मास्टर है, तुम उनके ऊपर अटैक मत करो। और पता नहीं ड्रेस की क्वालिटी काफी खराब थी या पॉल ने ज्यादा फोर्स लगाया था, लेकिन वहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट का ड्रेस फट गया होता है। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोलती है हस्बैंड आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, आपको कम से कम ये देखना चाहिए कि एक पब्लिक प्लेस है, हाँ मुझे कुछ भी करने में काफी शर्म आएगी। ये देख के एनन काफी गुस्सा हो गई होती है, बोलती है आखिर पॉल वहाँ पे उस फीमेल घोस्ट कर क्या रहा है। वहीं हम देखते हैं पॉल काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि सिस्टम उसे बताता है कि आपको यहाँ पे 60 इमोशनल कोलैप्स मिलते हैं। पॉल बोलता है मैंने तो यहाँ पे कुछ किया ही नहीं, तो आखिर मुझे पॉइंट कैसे मिल रहे हैं? रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट पॉल को फ्रैंक देते हुए बोलती है हस्बैंड मैं जानते हो काफी परेशान है, प्लीज मुझे इस कमीने बुली को एक सबक सिखाने दीजिए, उसके बाद हम लोग एंशिएंट मैन में चलेंगे ताकि हम लोग मजे कर सके। पॉल बोलते मैं कहने का मतलब वो नहीं था, ये ओल्ड मैन मेरे टीचर है जो कि मुझे कॉम्बैट ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इसीलिए अपने घोस्ट को लेकर फटाफट से निकल जाओ। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोलती है जैसा मेरे हस्बैंड बोलेंगे वैसा ही होगा।
रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोलती है सारे को अपने अटैक रोक दो, मेरे हस्बैंड का कहना है कि ये उनका मास्टर है, इसका मतलब वो हमारी फैमिली हुए। ये सुन के बुज्जा घोस्ट और ग्रीन कॉप घोस्ट काफी शौक हो गए होते हैं क्योंकि वो लोग वहाँ प्रिंसिपल के ऊपर अटैक करने ही वाले थे। इतने सारे घोस्ट खुद को घिरा हुआ देख के प्रिंसिपल काफी फ्रस्ट्रेट हो गए होते हैं। प्रिंसिपल बोलते बच्चा कि ये चल क्या रहा है, चलो फटाफट से मुझे एक्सप्लेन करो। प्रिंसिपल को ऐसा बोलता हुआ देख के रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट और ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोलती है ओल्ड मैन तुम मेरे हस्बैंड के ऊपर काफी हार्श हो रहे हो, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। पॉल प्रिंसिपल को बोलता है ये सारे घोस्ट मेरे फ्रेंड है जो कि यहाँ पे इस कॉम्बैट ट्रेनिंग को काफी गलत समझ गए, उनको यहाँ पे लग रहा था कि आप मुझे बुली कर रहे हैं इसीलिए वो मेरी हेल्प करने के लिए आए हैं। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोलती है हस्बैंड तुम्हें इतना समझाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ पे स्कूल के अंदर खुश नहीं हो तो तुम मेरे पास एंशिएंट मैंशन में आ सकते हो, वहाँ पे रहने में तुम्हें काफी खुशी मिलेगी। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट के काफी पास होने की वजह से पॉल काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। पॉल बोलता है मैं यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ तो इसलिए तुम यहाँ चली जाओ। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट पॉल की कोई बात नहीं टालती इसलिए वहाँ चली आती है। तो वहीं वो जाने से पहले लगातार पॉल को देख रही होती है। ये सारी चीज को देख के प्रिंसिपल काफी फ्रस्ट्रेट हो गए होते हैं। प्रिंसिपल बोलते लगता है तुम्हारे काफी चार्म है, तुम यहाँ पे फीमेल घोस्ट को भी अट्रैक्ट कर ले रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पे इन सारी चीजों के ज्यादा मत पढ़ो वरना तुम्हें काफी हार्म होगा। चलो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करते हैं। लगता है 2 घोस्ट तुम्हारे काफी रिलैक्सिंग हो रहा है, यहाँ पे एक और घोस्ट को ऐड करते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल वहाँ पे शील्ड घोस्ट को समन करते हैं। एक घोस्ट जिसके हाथ में शील्ड होती है वो पॉल के ऊपर काफी जबरदस्त अटैक करता है। पॉल बहुत ही मुश्किल से उस अटैक को डॉज करता है। पॉल बोलता है मास्टर आखिर आप क्या कर रहे हैं, क्या आप मुझे यहाँ पे मारना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले पॉल अपनी बात कंप्लीट करता शील्ड घोस्ट पॉल को काफी जोर को पंच मारता है। इस वजह से पॉल वहाँ पे काफी दूर चला गया होता है। पॉल को वहाँ पे काफी पेन फील हो रहा होता है और उसको समझ में आ जाता है कि प्रिंसिपल उसके ऊपर बिल्कुल भी इजी नहीं आने वाले। तभी हम देखते आधी रात हो गई होती है। पॉल वहाँ पे थक के जमीन के ऊपर लेटा हुआ होता है। प्रिंसिपल वहाँ जाते हुए बोलते हैं आज तुमने काफी अच्छा ट्रेन किया, आज के लिए बस इतना ही, तुम्हारी ट्रेनिंग हम कल कंटिन्यू करेंगे। दौड़ते आती है और बोलती है पॉल क्या तुम ठीक हो। वो पॉल के पसीने को अपने रुमाल साफ करती है। मुआन सिंह हंसते हुए बोलती है पॉल तुमने काफी अच्छा किया, अगर यहाँ पे एल्डेस्ट ब्रदर को छोड़ दिया जाए तो तुम काफी स्पीड से सीख रहे हो। पॉल बोलते हैं एल्डेस्ट ब्रदर इसका मतलब काफी पावरफुल होंगे। मुआन सिंह बोलते हैं एल्डर ब्रदर काफी पावरफुल है, उसको यहाँ पे 7 कंट्रीज अपनी टीम के अंदर लेना चाहती है। पॉल बोलता है कि उसने ऐसा किया कि उसको 7 कंट्रीज लेना चाहती है। और वहीं बाकी सारे ब्रदर के बारे में क्या, मुआन सिंह बोलते हैं जो सेकंड सीनियर ब्रदर है वो ईस्ट सी के पायलट है, और वहीं जो 3rd सीनियर सिस्टर है वो नॉर्दर्न कल्ट की लीडर है। 4th सीनियर सिस्टर का हाफ गोस्ट डिमोनिक प्लेस पे काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। वहीं अगर बात करें 5th और 6th सीनियर ब्रदर की तो वो यहाँ पे साउथ वेस्ट के सबसे बड़े स्मगलिंग लॉर्ड है। और वहीं 7th सीनियर सिस्टर नॉर्थ की एक बहुत पावरफुल वॉर लॉर्ड है। 8th सीनियर ब्रदर कोल्ड विंड पवेलियन के टॉप असेसिन है। ये सुन के पॉल काफी शौक आता है, बोलता है सच में मास्टर ने बहुत सारे पावरफुल बच्चों को ट्रेन किया है। मुआन सिंह बोलते तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हालांकि वो सारे डिसाइपल हमारे मास्टर से काफी अलग है, लेकिन वो यहाँ पे सारे डिसाइपल से काफी अच्छी तरह से बिहेव करते हैं। पॉल बोलता है ये बात सुनने में काफी अजीब लगती है। मुआन सिंह बोलते तुम्हें इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अभी यहाँ पे मास्टर के साथ में सिर्फ और सिर्फ हम दोनों है, तो इसीलिए हमें उनकी हर बात माननी पड़ेगी और काफी अच्छे से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। पॉल बोलता है ठीक है सीनियर मैं ऐसा करूंगा। एंड बोलती है पॉल मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें यहाँ पे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो फीमेल घोस्ट कौन थी। पॉल बोलता अच्छा तुम उस फीमेल घोस्ट की बात कर रही हो, जब से मैं यहाँ पे वाइन कवर्ड एंशिएंट मैंशन के अंदर गया हूँ तब से वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं वहाँ पे शॉर्ट घोस्ट को एक्टिवेट करने के लिए गया था, फिर मैं वहाँ पे बेहोश हो गया और जब मैं उठा तो ये मेरे पास थी, मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे क्यों पड़ी है। एंड बोलती है फालतू बातें मत करो, मुझे बता जब तुम बेहोश हुए थे तो आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। पॉल बोलता है मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस था इसीलिए मुझे नहीं पता क्या हुआ था। मुआन सिंह बोलती है जूनियर तुम्हें ये चीज ध्यान नहीं है कि आखिर बेहोश होने पे क्या हुआ था, लेकिन तुम्हें यहाँ पे ये चीज तो याद होगी कि तुम्हारे उठने पे क्या हुआ था। पॉल सोचता लगता मैं फंस गया, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ। एंड बोलती है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, तुम्हारे उठने के बाद क्या हुआ था। पॉल वहाँ पे बात घुमाते हुए बोलता है यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन ये यहाँ पे बिल्कुल सिंपल चीज है जो कि हमेशा होता है। ये बात समझ पा रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा ईजी है। पॉल की बातों को सुन के एंड और मुआन सिंह काफी कंफ्यूज हो गए होते हैं। उसके बाद पॉल बोलता है मैं तुम लोग को बता दिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे काफी ट्रेनिंग करी है और मुझे आराम चाहिए। एंड बोलती है सीनियर सिस्टर क्या आपको समझ में आया जो भी उसने बोला। मुआन सिंह बोलते उसने बहुत सारी बातें करी जो कि थोड़ी थोड़ी सेंस बनाती है, लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान से देखी जाए तो वो सारी बातें बिल्कुल नॉनसेंस थी, यहाँ पे मेन स्टोरी से कोई भी लेन देन नहीं था। एंड को पता चलता है कि पॉल ने उसको बेवकूफ बना दिया। एंड चिल्लाते हुए बोलते पॉल फटाफट से वापस आओ और मुझे यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन करो कि वहाँ पे क्या हुआ था। पॉल जो कि काफी दूर आ गया होता है वो बोलता है एंड आखिर तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, और हाँ ध्यान रखना अच्छे से ब्रेकफास्ट करना, अगर तुम सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाओगी तो तुम्हें रिकॉर्ड करने में काफी दिक्कत होगी। पॉल की फालतू बातों की वजह से एन ओरिजिनल क्वेश्चन भूल जाती है। वो बोलती है कि पॉल को मेरे ब्रेकफास्ट क्या लेने देना। मुआन सिंह हंसते हुए बोलती है पॉल काफी टैलेंटेड है, उसको पता है कि यहाँ पे चीजों से कैसे बचना है। आधे घंटे बाद हम देखते हैं पॉल अपने रूम के अंदर आ गया होता है। जैसे पॉल अंदर की तरफ एंटर करता है लिटिल फैटी उसका वेट कर रहा होता है। पॉल बोलता है लिटिल फैटी आखिर तुम इतनी रात तक उठे हुए क्यों हो, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है।
लिटिल फैटी बोलता है ब्रदर पॉल आपको तो याद ही होगा कि आपने मुझे कहा था घोस्ट डोमेन से वापस आने के बाद आप मुझे सारे रिसोर्सेज शेयर करोगे। चलो अब टाइम आ चुका है, फटाफट से मुझे शेयर करो। पॉल काफी चिढ़ गया होता है और बोलता है सच में तुम इतनी रात इस चीज का इंतजार कर रहे थे, चलो ठीक है मैं तुम्हें सेंड कर देता हूँ। उसके बाद पॉल को रिसोर्सेज सेंड कर देता है। लिटिल फैटी अपने बेड के ऊपर टिश्यू लेके बैठ गया होता है। उसे वहाँ पे लग रहा होता है कि वो जो रिसोर्स है वो काफी कमाल के होने वाले हैं। लेकिन काफी कमाल की बात तो ये थी कि वो सारे रिसोर्स असलियत में टीचर के वेब लेक्चर थे। लिटिल फैटी काफी चिढ़ गया होता है और बोलता है पॉल तुम काफी कमीने हो, तुमने मुझे यहाँ पे धोखा दिया है। पॉल बोलता है लिटिल फैटी शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें ये कहा था कि मैं तुम्हें वेब कलेक्शन भेजूंगा और ये सारे टीचर के लेक्चर भी वेब कलेक्शन में ही आते हैं। लिटिल फैटी काफी चिढ़ गया होता है और फोन को उठा जमीन पटक देता है। इस आवाज की वजह से आवजी उठ गया होता है और अपने हाथ के अंदर स्वॉर्ड को ले लेता है। उसे लग रहा था कि उसके रूम के अंदर कोई ना कोई घोस्ट आ गया है। आवजी देखता है कि लिटिल फैटी जमीन के ऊपर बैठ के पॉल को गालियां दे रहा है। उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर से वीडियोस के लिए वो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है। वहीं हम देखते पॉल नहाते हुए काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि वहां पे लिटिल फैटी के चिढ़ने की वजह से उसको बहुत सारे इमोशनल कोलैप्स मिल रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे पॉल रूफ टॉप के ऊपर जाता है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट को अपग्रेड कर सके। लास्ट वेस्ट सिटी के अंदर से उसको बहुत सारे घोस्ट बीट मिले थे। पॉल वहां पे सबसे पहले चेनसो घोस्ट को अपग्रेड करता है। चेनसो घोस्ट मिड लेवल का मलेशिया स्पिरिट से लो लेवल का एवरेज स्पिरिट बन गया होता है। नई पावर को फील करते चेनसो घोस्ट काफी खुश हो जाता है और जोश चिल्लाने लगता है, जिस वजह से बिल्डिंग के सारे कांच हिलने लगते हैं। तभी हम देखते नीचे से एक बंदा बोलता है आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा घोस्ट काफी शोर कर रहा है, मैं सही से सो नहीं पा रहा। पॉल बोलता है ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने यहाँ पे चेनसो घोस्ट को बोला था कि मैं उसको एक्स्ट्रा मील देने वाला हूँ, इसीलिए वो काफी खुश हो गया और इतनी जोर चिल्लाने लगा। इतने बड़े चेनसो घोस्ट को देख के वो बंदा काफी डर गया होता है। वो अंदर की तरफ जाते हुए बोलता है मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। उसको ऐसा भागता हुआ देख के पॉल काफी खुश हो जाता है और बोलता है आपके पास जितनी स्ट्रेंथ होगी लोग आपकी उतनी रिस्पेक्ट करेंगे। पॉल चेनसो घोस्ट के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल बनना है, हमारे सामने एक बहुत बड़ी जर्नी है। उसके बाद पॉल इमोशनल कोलैप्स पॉइंट को यूज करते हुए चेनसो घोस्ट के थर्ड स्किल को एक्टिवेट करता है। इस स्किल का नाम होता है वायलेंट ब्रेकअप। ये स्किल एक पैसिव एबिलिटी है जो कि चेनसो घोस्ट को काफी हेल्प करती है। चेनसो घोस्ट जब भी किसी एनिमी को अटैक करेगा उसकी आर्मर की पावर 30% से कम हो जाएगी। पॉल सोचता है ये स्किल काफी काम की है। ऐसे घोस्ट जिनका डिफेंस काफी हाई है जैसे कि फ्रोजन डेथ घोस्ट, उनके खिलाफ काफी काम आएगा। उसके बाद सिस्टम पॉल को बताता है कि चेनसो घोस्ट की लॉयल्टी 99% हो चुकी है। इसका मतलब चेनसो घोस्ट का परमानेंट कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट बनता है। पॉल के केयर के अंदर जो भी चेनसो घोस्ट को खाना मिल रहा था और वहीं जो उसकी पावर ग्रो कर रही थी उससे वो काफी सेटिस्फाइड था। उसके बाद हम देखते पॉल वहाँ पे स्वॉर्ड घोस्ट को डेवलप करने लगता है जो कि ऑलरेडी एक बार घोस्ट किंग लेवल पे था। हाई लेवल के घोस्ट बीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से स्वॉर्ड घोस्ट भी लो लेवल का स्पीड बन गया होता है। पॉल अपने हाथों को देखता है जो कि काफी पावरफुल हो रहे होते हैं। पॉल बोलते हैं एक बार यहाँ पे ये स्वॉर्ड घोस्ट किंग लेवल पे पहुंच गई तो इसको यूज करने के बाद शायद से मेरे हाथ वापस स्केलेटन बन जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं पॉल वहाँ पे स्वॉर्ड घोस्ट की थर्ड स्किल को एक्टिवेट करता है। इस स्किल का नाम होता है वन स्वॉर्ड जर्नी। ये अटैक काफी पावरफुल लग रहा था इसीलिए पॉल उसको चेक करता है। स्किल के अंदर आपकी एक घोस्ट शैडो बन जाएगी और वहीं जो बॉडी है वो डबल स्पीड से मूव कर पाएगी और स्किल के ड्यूरेशन के वक्त आपके पास 95% डैमेज इम्यूनिटी होगी। पॉल बोलता है स्टील अटैक के लिए ये स्किल काफी बढ़िया है। हालांकि ये स्किल यहाँ पे काफी स्पेशल एनर्जी लेती है तो इसीलिए मुझे इसको यहाँ पे ट्रम्प कार्ड के तौर पे रखना होगा। दो घोस्ट को अपग्रेड करने के बाद पॉल वहाँ जाने लगता है क्योंकि उसके बाद काफी कम घोस्ट बीट बचे होते हैं और जो घोस्ट बीट बचे होते हैं वो भी काफी वीक होते हैं। इसीलिए पॉल को यहाँ पे और ज्यादा घोस्ट बीट इकट्ठा करने होंगे ताकि वो और लोग अपग्रेड कर सके। वहीं हम देखते हैं शाम के बाद पॉल ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ गया होता है। प्रिंसिपल बोलते बच्चे तुम्हारे पास ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, तुम्हें यहाँ पे काफी मेहनत करनी होगी नहीं तो तुम बहुत बड़े खतरे में आ जाओगे। पॉल बोलता आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मैंने यहाँ पे किसी पावरफुल इंसान को वापस ऑफेंड कर दिया। प्रिंसिपल पॉल को कंफ्यूज देख के बोलते हैं जो किंगडम ने यहाँ पे नॉर्थ के साथ सीज फायर एग्रीमेंट कर लिया है, अब सिक्योरिटी ब्यूरो यहाँ पे मिलिट्री के कंट्रोल में रहेगी। वही मिलिट्री सिक्योरिटी ब्यूरो से 10 गुना ज्यादा कैपेबल है। तो जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारी आइडेंटिटी बहुत जल्दी रिवील हो जाएगी। यहाँ सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि तुम मिलिट्री के खिलाफ पावरफुल हो या नहीं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको। इसीलिए यहाँ पे ये टाइम तुम्हारे काफी क्रिटिकल है। पॉल बोलता है मास्टर मुझे काफी मेहनत करनी होगी, आज मैं यहाँ पे 4 घोस्ट के साथ फाइट करूंगा। आपको यहाँ पे लेवल को बिल्कुल भी कम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे ही मिलिट्री मेरे ऊपर बिल्कुल भी इजी नहीं आने वाली। प्रिंसिपल बोलता है अगर तुम यहाँ पे ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो तो किस्मत तुम्हें पक्का से काफी अच्छा रिवॉर्ड देगी। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल वहाँ पे काफी सारे घोस्ट को समन करते हैं। पॉल भी अपने स्वॉर्ड घोस्ट को लेते हुए अपने चारों घोस्ट के साथ आगे बढ़ता है। पॉल की ट्रेनिंग की वजह से पॉल अब काफी अच्छा हो चुका है। वहीं हम देखते हैं चेनसो घोस्ट को जो कि अपग्रेड हो चुका है, वो जाके घोस्ट जैसे फाइट करता है। बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट वहाँ पे घोस्ट मेट को रोकती है। घोस्ट मार्शल एक्टर और घोस्ट लेडी दोनों शील्ड घोस्ट से फाइट कर रहे होते हैं। वही हम देखते हैं पॉल वहाँ पे साइड की तरफ हो गया होता है ताकि सरप्राइज अटैक कर सके। पॉल के सारे घोस्ट वहाँ पे काफी अच्छी तरह से फाइट कर रहे होते हैं। इस तरह के ऑफेंस और डिफेंस को देख के प्रिंसिपल काफी खुश हो रहे होते हैं। प्रिंसिपल सोचते हैं पॉल ने काफी इम्प्रूव किया है, हालांकि हमें पॉल और ज्यादा इम्प्रूव कर सके, इसीलिए वो लगातार पॉल गलतियां बता रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल एक और घोस्ट को बोलते हैं कि तुम पॉल के ऊपर अटैक करो। वो घोस्ट वहाँ पॉल के ऊपर एरो से अटैक करता है। वहीं हम देखते हैं प्रिंसिपल ने घोस्ट जो शील्ड घोस्ट को कंट्रोल करते हुए पॉल के सामने लेके आ गए होते हैं। पॉल बोलता है यहाँ से भागने का सोचना बिल्कुल गलत होगा,
क्योंकि ऐसे वो एरो मुझे सीधे हिट कर जाएगी। उसके बाद पॉल सोचता है कि वो उस एरो को फेस करेगा। वो काफी स्पीड से भागते हुए एरो की तरफ जा रहा होता है। ऐसे ही वहाँ पे एरो पॉल को हिट करने वाली होती है। पॉल स्वॉर्ड घोस्ट की थर्ड स्किल वन स्वॉर्ड जर्नी को एक्टिवेट करता है। पॉल की शेडो उसकी बॉडी से बाहर निकल के वहाँ पे खड़ी हो जाती है। वहीं पॉल वहाँ पे डबल स्पीड के साथ साइड जाकर उस एरो को काट देता है। पॉल को देख के प्रिंसिपल काफी शॉक हो रहे होते हैं। प्रिंसिपल सोचते ये बच्चा काफी पावरफुल है। 15 दिन से भी कम टाइम के अंदर इसने स्वॉर्ड घोस्ट की तीनों स्किल को एक्टिवेट कर लिया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ इसका टैलेंट ऑलरेडी एल्डर सीनियर बंदे को पार कर चुका है। वन स्वॉर्ड जर्नी स्किल का फायदा उठाते हुए पॉल सीधे प्रिंसिपल की तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे लीडर को पकड़ लेगा तो एनिमी बहुत आसानी से हार जाएगा। पॉल अपने ब्लड अटैक को एक्टिवेट करते हुए प्रिंसिपल के ऊपर ब्लड कर्स लगा देता है और फिर स्वॉर्ड घोस्ट को लेते हुए काफी स्पीड से प्रिंसिपल की तरफ बढ़ने लगता है। वही हम देखते हैं प्रिंसिपल को, जो कि लेजेंडरी 8 घोस्ट किंग है। उनका कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है। इससे पहले पॉल ब्लड कर्स को एक्टिवेट करता, प्रिंसिपल ने ऑलरेडी ब्लड नाइट घोस्ट को समन कर लिया था। वो घोस्ट प्रिंसिपल काफी पास आ जाता है और अपनी स्किल इंस्टेंट स्प्लेंडर को एक्टिवेट करता है। वो एक टेलीपोर्टेशन एबिलिटी होती है जो कि प्रिंसिपल को पीछे की तरफ ले जाती है, जिस वजह से पॉल का ब्लड कर्स और स्वॉर्ड अटैक दोनों इनइफेक्टिव हो गए होते हैं। लेकिन फिर भी पॉल काफी खुश होता है क्यों भले वो प्रिंसिपल को हिट नहीं कर पाया। इन प्रिंसिपल से एक और कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट को समन कराना ये काफी बड़ी अचीवमेंट थी। तभी हम देखते हैं शील्ड घोस्ट पॉल के पीछे आता है और वो वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। पॉल अपने शैडो घोस्ट की पोजीशन पे आ गया होता है, जिस वजह से वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। तभी हम देखते हैं सोल घोस्ट पॉल के ऊपर 3 एरो से अटैक करता है। इस घोस्ट का वो अटैक पॉल को अपने शैडो पोजीशन में लाने के लिए था, लेकिन पॉल भी यहाँ पे इसी के लिए तैयार था। उसने ऑलरेडी चेंसो घोस्ट को बुला लिया था। अपने बड़े से चेंसो की मदद से चेंसो घोस्ट तीनों एरो को साइड में कर देता है। पॉल बोलता है सारे घोस्ट एक साथ आ जाओ और एक जबरदस्त अटैक करो। ब्लड नाइट घोस्ट बोलता है डुआन चेन किलिंग तुम्हारा स्टूडेंट काफी कमाल का है। उसने अपने आप को बचाने के लिए ऑलरेडी तैयारी कर ली थी और अब वो यहाँ पे काउंटर अटैक भी करने वाला है। लेकिन हम देखते हैं प्रिंसिपल कुछ भी नहीं बोल रहे होते। ब्लड नाइट घोस्ट बोलता है कॉन्ट्रैक्ट लिमिट की बात करी जाए तो वो तुम्हारे बरोबर है और 8 घोस्ट किंग के बरोबर होना ये काफी बड़ी बात है। वहीं बात की जाए स्किल एक्टिवेट करने की स्पीड की, इसने तुम्हारे सबसे पावरफुल डिसाइबल को पीछे छोड़ दिया है। अगर इसकी रूथलेसनेस की बात करी जाए तो वो तुम्हारे 8 डिसाइबल से बिल्कुल भी कम नहीं है और साथ ही में ये तुम्हारा सेकंड डिसाइबल ज्यादा चालाक है। डुआन चैन किलिंग तुमने काफी अच्छा काम किया है। तुम्हें यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसाइबल मिल गया। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारी डिसाइबल मुआन चिंगसी वही नॉर्मल है। प्रिंसिपल बोले तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बच्चा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। ऐसा टैलेंट सेंचुरी से सिर्फ एक बार पैदा होता है। इन बात की जाए कॉम्बैट एक्सपीरियंस की तो वो सिर्फ ट्रेनिंग से ही आती है। इस बच्चे को भी बहुत ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत है। पॉल के टैलेंट को देख के ब्लड नाइट घोस्ट बोलता है मैं भी इस फाइट को ज्वाइन करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं वो टेलीपोर्ट करते हुए पॉल के पीछे आ जाता है। पॉल उसको सेंस कर लेता है और काफी स्पीड से पीछे की तरफ हो जाता है। ब्लड नाइट घोस्ट बोला तुम्हारी रिफ्लेक्स काफी तेज है, इसीलिए मैं तुम्हें और प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि तुम और तेज हो सको। ब्लड नाइट घोस्ट को देख के पॉल बोलता है ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ब्लड नाइट घोस्ट तुम्हें बिल्कुल भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं, चलो फटाफट से मेरे ऊपर अटैक करो। पॉल के मुंह से ये सुनने के साथ ही ब्लड नाइट घोस्ट आगे बढ़ता है और पॉल को काफी जोर की किक मारता है। उस किक की वजह से पॉल वहां पे हवा के अंदर चला गया होता है। उसके बाद हम देखते हैं ब्लड नाइट घोस्ट पॉल के ऊपर 1000 ऑफ ब्लड रेड ब्लेड्स अटैक करता है। वो सारे 1000 ब्लेड पॉल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं पॉल जो कि हवा के अंदर होता है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। पॉल की हालत काफी खराब हो गई होती है और वो जमीन की तरफ गिर रहा होता है। बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट आगे बढ़ते हुए पॉल कंट्रोल करती है ताकि वो उसको बचा सके। पॉल सोचता है यहाँ मुझे कमांड को और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है, मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग कंटिन्यू करना होगा। प्रिंसिपल बोल रहे थे पॉल तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग करनी है तभी तुम इंप्रूव कर पाओगे। तभी हम देखते हैं रात हो गई होती है। पॉल वहाँ पे थके जमीन के ऊपर गिरा होता है। प्रिंसिपल नीचे बैठ के सिगरेट पी रहे होते हैं और बोलते हैं पॉल तुमने आज काफी अच्छा काम किया। ये सुन के पॉल काफी शॉक हो गया होता है और बोलता है मास्टर क्या मैं आपके सोल्जर को हरा सकता हूँ। प्रिंसिपल बोलते हैं पॉल तुम काफी पावरफुल हो चुके हो, मेरे हिसाब से तुम्हारे सामने 5 सोल्जर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल वापस सिगरेट पीने लगते हैं। पॉल बोलता है मास्टर आप इतनी यंग नहीं रहे, आपकी हेल्थ के लिए इतना स्मोक करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। हालांकि प्रिंसिपल काफी पावरफुल है लेकिन वो काफी ओल्ड हो चुके हैं। प्रिंसिपल बोल रहे थे मेरा अब काफी कम टाइम बाकी है तो इसीलिए सिगरेट से हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल वापस से सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं। प्रिंसिपल को देख के पॉल को भरोसा नहीं हो रहा होता कि ये वही वॉर जनरल है जिन्होंने आर्मी को लेकर पूरे सील डिमन गेटो को खत्म कर दिया। उन्होंने यहाँ पे इतने सारे लोग को मारने से पहले एक बार नहीं सोचा। पॉल बोलता है मास्टर मैंने सुना है कि आप पहले आर्मी के अंदर कमांडर थे, ये बात सच है? ये सुन के प्रिंसिपल काफी परेशान हो गए तो बोलते हैं तो लगता है यहाँ पे टाइम काफी करीब आ रहा है। प्रिंसिपल अपने ख्यालों के अंदर खो जाते हैं और उनको पुरानी मेमोरी याद आ रही होती है। तभी हम देखते हैं सिगरेट से प्रिंसिपल का हाथ जलता है और वो होश के अंदर आते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं ठीक है आज मैं तुम्हें सारी रियलिटी बताऊंगा। मैं पहले आर्मी का डिप्टी कमांडर था और बैटल के बाद मुझे कमांडर के तौर पर प्रमोट कर दिया गया। पॉल बोलता है मास्टर नेशन के बीच में फाइट होती रहती है तो इसीलिए आर्मी का कमांडर होने के तौर पे आपको फाइट करनी पड़ती होगी। क्या आपने लोगों को जला के मारा है या फिर उनको लूटा है? थोड़ी देर सोचने के बाद प्रिंसिपल बोलते हैं हाँ हमने ये किया है, हमारे अलाइड फोर्सेस कमांडर ने हमको ये ऑर्डर दिया था। इस बात से पॉल काफी गुस्सा आता है। वो सोच भी नहीं सकता था कि आखिर लोगों को कितना सफर करना पड़ा होगा। उसकी आंखों के अंदर क्लियरली रिवेंज दिख रहा था। प्रिंसिपल बोलते हैं पॉल तुम्हें यहाँ पे रैशली बिहेव नहीं करना चाहिए, तुम अभी काफी वीक हो, तुम्हें कम से कम 7th लेवल का घोस्ट मास्टर बनना होगा, अभी तुम्हारे पास एक चांस होगा कि तुम रिवेंज ले सको।
पॉल अपने आप को शांत करते हुए सोचता है मास्टर बिल्कुल सच कह रहे हैं, अब मुझे यहाँ पे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी ताकि मैं अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकूं। प्रिंसिपल बोलते हैं बच्चे मुझे भी काफी बुरा लगा है, इस बैटल का रिग्रेट मुझे लाइफ टाइम रहेगा। मैं रात को सही से सो नहीं पाता क्यों मुझे बार बार उसी के सपने आते हैं। बस यही सोचता हूँ कि काश मैंने उस वॉर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया होता। सील डीमन किंगडम एक ऐसी जगह थी जो कि शांति को काफी पसंद करती थी। वो जगह साउथ वेस्ट वैली के काफी पास में थी। वहाँ का क्लाइमेट काफी अच्छा था और लोग खेती किया करते थे। लेकिन वहाँ पे जो कंट्री ने सब कुछ खराब कर दिया। जो नेशन वालों ने रूमर फैला दिया कि सील डीमन किंगडम वाले एविल स्पिरिट से मिले हुए हैं। वो लोग बहुत जल्दी साउथ वेस्ट एरिया को खोल देंगे ताकि बहुत सारे पावरफुल एविल स्पिरिट बाहर आ सके। इस एलिगेशन की वजह से बहुत सारे नेशन सील डीमन किंगडम के खिलाफ हो गए। इस टाइम का फायदा उठाते हुए जो कंट्री वालों ने बोला कि वो सील डीमन किंगडम की हेल्प करेगी। मैंने जो कंट्री वालों को भरोसा कर लिया और उस वॉर के अंदर ज्वाइन कर लिया। लेकिन एलाइट फोर्स को ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि ये सब उन लोगों का प्लान था। जो कंट्री ने यहाँ पे सारी चीजें झूठ फैलाई है। असलियत में सील डीमन किंगडम वालों ने बहुत सारे हाई रैंक के घोस्ट मास्टर को खड़ा कर रखा था ताकि वो यहाँ पे एविल स्पिरिट के खिलाफ उस बैग को और ज्यादा पावरफुल कर सके। पॉल काफी गुस्सा हो गया तो बोलता है मास्टर सच्चाई जानने के बाद भी आपने इनोसेंट लोगों को क्यों मारा, उन लोगों के घर को क्यों जलाया। प्रिंसिपल बोलते मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। इस बैटल के अंदर जो कंट्री ने सारे लोगों का फायदा उठाया। सारे लोगों को जब तक सच्चाई पता चली बहुत कुछ खत्म हो चुका था। हालांकि जब लोगों को सच्चाई पता चली तो सारे लोग काफी गुस्सा हो गए। वहाँ पे लोगों से डर के उन लोगों ने सील डीमन किंगडम को पूरी तरह खत्म नहीं किया। लेकिन जो भी 1 लाख सर्वाइवर्स थे उन लोगों की लाइफ काफी खराब हो गई। उन लोगों को यहाँ पे सिटी के बॉर्डर पे रखा गया है जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ही कम है। और वहीं जब भी कोई घोस्ट अटैक करता है तो सबसे पहले सील डीमन किंगडम के लोग ही मरते हैं। पॉल काफी गुस्सा होता है, जमीन को पंच मारते हुए बोलता है इसमें जो नेशन वाले काफी कमीने हैं, वो लोग ह्यूमन को शील्ड के तौर पे यूज कर रहे हैं। पॉल बोलता है यहाँ पे मेरे लोग इतना सफर कर रहे हैं और मैं जो कि सील डीमन किंगडम के रूलर का ग्रैंडसन हूँ वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। प्रिंसिपल बोलता है तुम्हें अपने आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है, तुम्हें आज या फिर कल ये बात पता चल जाती। तुमने आज मुझसे पूछा इसलिए मैंने तुम्हें सारी बात बता दी। अगर तुम्हें रिवेंज चाहिए तो तुम मुझे मार सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। पॉल बोलता है प्रिंसिपल आप उस वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए आपने उस करप्ट आर्मी को छोड़ दिया और यहाँ पे स्कूल खोल दी। आपने मेरी लाइफ को बहुत बार बचाया है और साथ ही में आप मेरे मास्टर बन के मुझे सिखा रहे हैं। क्या आप यहाँ पे ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप अपने पाप को प्रायश्चित कर सके। प्रिंसिपल बोलते मैं और क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथों से गलत काम हो चुका है और अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। पॉल बोलता है आपको इस वॉर के लिए झूठ बोला गया था तो इसीलिए आपकी गलती नहीं है। ये ब्लेम यहाँ पे जो नेशन उन लोगों पे जाता है जिन्होंने जानते हुए सब कुछ किया है। वही लोग रियल कल्प्रिट है, मुझे उन्हीं लोगों से रिवेंज लेना है। पॉल वापस जाते हुए बोल रहा था मास्टर मुझे अपनी ट्रेनिंग को ऐसे जारी रखना है, हम लोग कल मिलते हैं। पॉल को जाता हुआ देख के प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं बच्चे को पता है कि सही और गलत क्या है, इसको यहाँ पे पता है कि आखिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऐसे मुझे लगता है कि सील डीमन किंगडम वालों के पास अभी भी होप बाकी है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं मिलिट्री ने सक्सेसफुली सीज फायर एग्रीमेंट को साइन कर लिया था। जो नेशन वाले वापस अपने पोजीशन में लौट चुके थे और वहीं सिक्योरिटी ब्यूरो का सारा काम मिलिट्री के हाथ में आ चुका था। वहीं मिलिट्री वाले सोचते हैं कि वो लोग सिटी के सारे घोस्ट को क्लियर करेंगे और मिलिट्री का मेन फोकस वहाँ पे वास्ट सिटी के घोस्ट पे जाता है। उन सारे घोस्ट ने पूरी तरह से वास्ट सिटी को कंट्रोल कर रखा है। प्रिंसिपल बता रहे होते हैं कि तुम लोग को आसपास के वाइल्ड घोस्ट से फाइट करने का मौका मिलेगा। मिलिट्री ने यहाँ पे ये सारे टास्क स्कूल को दिए हैं और उसके अंदर तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। वही हम देखते हैं प्रिंसिपल इन सारे टास्क का फायदा बता रहे होते हैं। इन किसी बच्चे को वहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। प्रिंसिपल को लगातार ऐसे बोलता हुआ देख के वहाँ पे एक बच्चा हाथ खड़ा करता है। प्रिंसिपल खुश होते हुए बोलते बच्चे क्या तुम्हें एक टास्क चाहिए। वो बच्चा बोलता है प्रिंसिपल हमें आपका टास्क के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, आप लगभग आधे घंटे से यही बात बोल रहे हैं तो आप प्लीज क्लास चले जाइए, यहाँ पे हमें से किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। प्रिंसिपल काफी फ्रस्ट्रेट हो गए होते बोलते हैं क्या तुम लोग को मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ पे तुम लोग को बॉर्डर्स के वाइल्ड घोस्ट को मारना है। तुम लोग को ना सिर्फ घोस्ट भीड़ मिलेगा बल्कि तुम लोग टीवी के ऊपर भी आओगे, तुम्हें वहाँ पे काफी अच्छे रिवॉर्ड भी मिलेंगे। वही हम देखते पॉल और रावजी एक दूसरे देख के हंस रहे होते हैं। रावजी बोलता अगर ये बेवकूफ नहीं जाते तो हमारे लिए काफी फायदा होगा। इस एकेडमी की तरफ से हम लोग वहाँ पे पूरी जगह को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। उसके बाद हम देखते पॉल हाथ खड़ा करते हुए बोलता है मुझे यहाँ पे इस टास्क को करना है। प्रिंसिपल बोलते हैं मेरा डिसेबलिंग में तैयार है वरना यहाँ पे एरिस एकेडमी काफी बेइज्जती हो जाती। प्रिंसिपल बोलते हैं ये टास्क यहाँ पे रावजी और पॉल को दिया जाता है, उसके बाद वो क्लास वहीं पे एंड हो जाती है। डिनर करने के बाद पॉल और रावजी उस टास्क को देखते हैं लेकिन वो लोग टास्क को देख के काफी शॉक हो जाते हैं। पॉल बोलता है प्रिंसिपल ये टास्क काफी बेकार है, हम लोग यहाँ फेस लेवल के घोस्ट दिए गए हैं जो कि काफी कमजोर होते हैं। वहीं पे स्नो फिनिश एकेडमी वालों को काफी अच्छे घोस्ट मिले हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं हमारी एकेडमी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम हमको टास्क मिले हैं और वैसे भी अगर तुम लोग उन लोगों को टास्क काफी पसंद आते हैं तो तुम लोग इस टास्क कंप्लीट करने के बाद आराम से मजे कर सकते हो। वैसे भी अंदर जाने के बाद रूल्स मर जाते हैं और सिर्फ लोग जिंदा रहते हैं। पॉल को पता चलता है कि प्रिंसिपल की बातों के अंदर काफी गहरा मीनिंग छुपा हुआ है। पॉल बोलते हैं क्या प्रिंसिपल आपके कहने का मतलब ये है कि हम लोग अंदर जाकर स्नो फिनिक्स एकेडमी से उनके टास्क छीन सकते हैं। प्रिंसिपल आंख मारते हुए बोलते हैं क्या मैंने ये कहा, मैं यहाँ पे कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगा, तुम लोग अपने हिसाब से मीनिंग निकाल लो। पॉल और रावजी प्रिंसिपल की बात को समझ जाते हैं। उसके बाद वो लोग फिश को टकराते हुए बोलते हैं हम लोग पक्का से यही करने वाले हैं। पॉल सोचता है मुझे यहाँ पे एक और बंदे की जरूरत है क्योंकि हमारा स्कूल यहाँ पे और स्कूल से कम्पीट कर रहा है। एंडन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके बाद बहुत ही अलग अलग आइडियाज है। लाइब्रेरी के पास आने पॉल को एंडन दिखती है जो कि यहाँ पे बैठ के बुक पढ़ रही होती है। पॉल बोलता है एंडन तुम्हें देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे पढ़ना इतना पसंद है, मैं तुम्हें जितनी बार भी देखता हूँ तुम लाइब्रेरी के अंदर ही होती हो।
पॉल आराम जाके एनन के पास बैठ जाता है। एनन बोलते लाइब्रेरी की सारी बुक्स फ्री है, मैं जब तक यहाँ पे हूँ तब तक मैं इन सभी को पढ़ रही हूँ, क्योंकि एक बार मैं यहाँ चली जाऊंगी तो उसके बाद मेरा फ्री में पढ़ने का कोई चांस नहीं बचेगा। पॉल बोलता है सिक्योरिटी ब्यूरो अभी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, बाहर जाना काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं एनन वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। पॉल जानता है कि मुआनजी को प्रिंसिपल कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन एनन कभी किसी की हेल्प नहीं लेगी, पक्का से स्कूल को छोड़ के वापस से वहाँ पे रहने के लिए जाएगी। एनन बोलते तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है सिक्योरिटी ब्यूरो कैसे काम करती है, वो लोग पक्का से मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। वैसे भी इस बार मैं बहुत बड़ा काम करने वाली हूँ, मैंने सोचा कि मैं बहुत बड़ी चोरी करने वाली हूँ। उसके बाद वो पॉल के पास आते हुए बोलती है वो किसी ने पता कि सिक्योरिटी ब्यूरो वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ही दिनों के अंदर वो ट्रक हमारे सिटी के अंदर एंटर करेगी। मैंने यहाँ पे प्लान बनाया है कि मैं उस ट्रक को हाईजैक कर लूंगी। पॉल सोच रहा था कि एनन के अंदर काफी हिम्मत है, वो यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो चोरी करने वाली सोच रही है ताकि वो खुद बहुत ज्यादा मुसीबत में है। एनन बोलती है गांव लॉन्ग ने मुझे यहाँ पे जिंदगी दी है तो अब मुझे इसको सारे हिसाब वापस करने होंगे, वह जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हारे साथ पक्का शेयर करूंगी। पॉल सोच रहा था घोस्ट को मारने की प्लानिंग बिल्कुल बेकार है, वो यहाँ पे इससे बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रही है। पॉल बोलता है क्या तुम तीनों हैंडल कर पाओगे? एनन बोलती है वो क्रीम बिल्कुल यूजलेस है, और वहीं जो ड्राइवर का घोस्ट है उसका कोई भी कॉमेंटेबिलिटी नहीं है। पॉल बोलता तो मुझे लगता है मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। एनन पॉल के मुंह पे हाथ रखते हुए बोलती है पॉल तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते, सिक्योरिटी ब्यूरो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, उनको यहाँ पे सिर्फ एक रीजन चाहिए ताकि वो तुमको पकड़ सके। अगर तुम मेरे साथ जाते हो और पकड़े जाते हो तो तुम उनके ट्रैप में फंस जाओगे। मेरे बारे में बिल्कुल मत सोचो, मैं उतनी वीक नहीं देता तुम सोच रहे हो। मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सीख रही हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ बेसिक को मास्टर कर लिया है, और एक बार मैं यहाँ पे एडवांस लेवल की इन्फॉर्मेशन सीख लूँ तो तुम भी मेरे मैच नहीं होगे। पॉल बोलता है इन्फॉर्मेशन सीखना काफी मुश्किल होता है, अकेडमी के स्टूडेंट जिनके पास टीचर गाइडेंस होती है वो भी नहीं सीख पाते। क्या तुम्हें इस बात पर भरोसा है कि तुम बुक्स को रीड करके इसको सीख पाओगी? एनन बोलती फॉर्मेशन सीखना डिफिकल्ट इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको नहीं सीख सकती, मैं एक बॉर्न जीनियस हूँ, मेरे लिए काफी इजी है, लेकिन ये जो बुक्स है काफी एक्सपेंसिव है तो मुझे यहाँ फ्री में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में आना पड़ता है। पॉल बोलता है ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम है, मैं एरिस एकेडमी का एक स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे शो करूंगा कि इस बुक को मैंने बोरो कर रखा है, तुम इन बुक्स को ले जाकर काफी इजीली पढ़ सकती हो। एंडन हंसते हुए बोले तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिर ये चीज मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।